प्रतिभा से भरे सभी एसोसिएट्स को इतना शानदार और यादगार सम्मान देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, कामयाबी का सफ़र जो भी है, इस कामयाबी के सफ़र में एहसान तो उनका भी है जिन लोगों ने, जब बिजनेस उनको दिखाया गया था और उन लोगों ने इस बिजनेस को मना किया था। क्योंकि जब कोई मना किया था तो और आग लगती थी, और जब आग लगती थी तो जिद पैदा होता था, और जो जिद पैदा हुआ शायद वही जिद ही है जिसकी वजह से आज मैं आप सब लोगों के सामने डबल डायमंड बन के खड़ा हूं। और इस खुशी के मौके पर अगर बात उनकी ना किया जाए तो शायद अच्छा नहीं होगा। मैं भी चाहूँगा उनको याद करना कुछ लाइनों की मदद से, जिन लोगों ने इस बिजनेस को मना किया था। मेरा इकरार तेरे इनकार से अच्छा था, मेरा इकरार तेरे इनकार से अच्छा है, मेरा पागलपन तेरी समझदारी की हर बात से अच्छा है। मेरे बिजनेस को मना करने वाले आके देख, मेरी महफिल, मेरा सम्मान तेरे शहर के हर बारात से अच्छा है। दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर साथ जिनसे मेरी पहली मुलाकात है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं कुछ नहीं, केवल सपनों और खुशियों का व्यापार करता हूँ। मैं कुछ नहीं, केवल सपनों और खुशियों का व्यापार करता हूँ। जो सपना देख सकता है उसके सपनों को साकार करता हूँ। और अगर आप भी मेरी तरह इतिहास पढ़ने में नहीं, एक नया इतिहास बनाने में यकीन रखते हैं, तो मैं आपका डायरेक्ट दिल से नमस्कार करता हूं। दोस्तों, जब मैं छोटा था तभी से एक सपना बना था कि बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। पढ़ाई करना शुरू किया, बहुत सीरियस था पढ़ाई के लेकर के, बहुत पढ़ता था। केवल एक ही काम था जिसमें मन लगता था, वो थी पढ़ाई, बाकी और किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ भी गया, टीचरों ने हमेशा सराहना की। जो हमारे टीचर्स थे, मुझे याद है, मुझे कंप्यूटर या जीनियस बोलते थे, क्योंकि उनके सवाल ख़त्म नहीं होते थे, उससे पहले मैं जवाब दे देता था। मैं बहुत टफ सब्जेक्ट माने जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और ऐसे सब्जेक्ट्स में मैं 100 में 90, 100 इस प्रकार से मार्क्स पाया करता था। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रैंक क्लास में मेरा एक आदत बन चुका था। मैं मेडिकल के प्रिपरेशन के लिए इलाहाबाद आया था, और वहाँ पे मैंने जो एक एग्ज़ाम था, ऑल इंडिया पीबीटी होता है, ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट होता है, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। ऑल इंडिया रैंक जो मेरी आई थी वो 15th आई थी। और इलाहाबाद और कानपुर के ऐसे कई सारे चौराहे थे जहाँ पर फ्लैक्स में, बोर्ड पे, होर्डिंग पे मेरी फ़ोटो लगा दिया गया था। उस समय लगता था कि हाँ, मुझे पढ़ाई की दुनिया में बहुत आगे जाना है, एजुकेशन की दुनिया में बहुत आगे जाना है और बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। मैंने सन 2006 में CPMT क्वालिफाई किया, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट हमारे यूपी में होता है। और कानपुर में एक बहुत बेहतरीन कॉलेज है, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। मैंने वहाँ पे एजुकेशन एज ए MBBS स्टूडेंट मैंने शुरू किया, और मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था। तभी से सपना बना लिया कि आगे चल के मुझे MS आर्थो करना है, जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं, मुझे वो डॉक्टर बनना है। और मैं UG में था, और उसी दौरान मैंने PG का जो प्रिपरेशन की जो बुक्स आती हैं उसको ला करके फिर प्रिपेयर करने लगा, पढ़ाई करने लगा, सीरियस फील हो गया कि अब UG के बाद PG करना है और MS आर्थो बनना है। मैं शॉर्ट में बस इतना बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो माइक है ना, इससे मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मैं इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जो कलम का सिपाही था मैं, लेकिन आज मेरे सामने ये माइक आ गया है। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं। मैं मेडिकल में पढ़ाई कर रहा था अपने कॉलेज में, तभी एक दिन फ़ोन आता है कि हमारे बड़े पिताजी एक्सपायर कर गए हैं, और मैं घर पे जाता हूँ। वहाँ पर एक नई बात की चर्चा थी, और एक नया बात क्या था कि मेरे बड़े भाई श्री श्यामधर मौर्य जी ने एक नया बिजनेस शुरू किया है। कई लोग घर में ही बुराई कर रहे थे कि इससे पहले कई कंपनियां ये तो फेल हो चुके हैं,
इसके बाद फिर इन्होंने फिर से शुरू कर दिया। इस तरीके की उनकी बुराई घर में ही हो रही थी और मैं सबकी बात सुन रहा था, कोई विरोध में था, कोई समर्थन में था, इस तरीके से बातें चल रही थी। तो मैंने सोचा कि अच्छा मैं भी चल के मीटिंग देखता हूं कि आखिर है क्या चीज़ है, और अगर अच्छा लगेगा, सही चीज़ लगेगा तो मैं अपने बड़े भाई को बोलूँगा कि हाँ भैया करिए, बढ़िया चीज़ है करिए, और अगर खराब चीज़ लगे समझ में आएगा तो मैं मना कर दूंगा। मैं वहाँ पे गया था जज करने के लिए चीज़ सही है कि नहीं है। मैं मीटिंग में गया, वहाँ पे प्रेजेंटेशन हो रहा था, वहाँ पे सीनियर आए थे हमारे गाजीपुर से, उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। उसके बाद सबको बिठा करके बातचीत होने लगी, सबको समझा रहे थे, मैं सब सुन रहा था, देख रहा था। अचानक उनका ध्यान मेरे ऊपर आया। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब अगर आप चाहें तो आप भी इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं। उस समय दोस्तों मुझे थोड़ा सा, सबके अंदर होता है, पढ़ाई का थोड़ा सा ईगो था। मैंने मुस्कुराया, मुझे लगा कि ये मेरे लिए ऐसी बात क्यों बोल रहे, मैं तो यहाँ जज करने आया हूँ कि चीज़ सही है कि नहीं है। लेकिन जब उन्होंने बोला तो मैंने मुस्कुराया और मैंने मज़ा लेने के लिए, ऐसे ही परेशान करने के लिए उनसे पूछ लिया कि सर मैं MBBS की पढ़ाई करता हूँ, मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, भला एक MBBS डॉक्टर को सेब साफ क्यों करना चाहिए? उन्होंने बोला कि यहाँ पर आपको बहुत पैसा मिलेगा। मैंने बोला कि सर मेडिकल के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, वो भी बहुत पैसा कमाते हैं। उन्होंने बोला यहाँ पे बहुत सम्मान मिलेगा। मैंने बोला कि सर हमारे यहाँ पे मेडिकल में अगर कोई बंदा किसी का इलाज कर देता है तो लोग उसको धरती का भगवान बोलते हैं और उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। डॉक्टर का भी बहुत इज्जत होता है, बहुत सम्मान होता है। उन्होंने बोला यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। मैंने कहा सर हमारे मेडिकल कॉलेज में रैगिंग होती है और उसमें अच्छों की पर्सनालिटी सही कर दी जाती है। वो जो कुछ भी बोल रहे थे, मैं अपने ज्ञान से, या ईगो कह सकते हैं आप, अपने ईगो से उनकी हर बात को मैं काट दे रहा था। वो निराश हो गए, हताश हो गए। फिर उन्होंने लास्ट में बोला डॉक्टर साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता। मैंने कहा पूछिए। उन्होंने बोला मैं मानता हूं कि आप अगर डॉक्टर बन जाओगे बहुत पैसा कमाओगे। मैंने कहा हाँ इसमें कोई शक नहीं है, करोड़ों रुपया आप सालाना कमा सकते हो। मैंने कहा हाँ 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ कुछ भी डॉक्टर कमा सकता है। उन्होंने बोला भगवान न करे ऐसा, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन फिर भी दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अगर किसी बीमारी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से आप दुनिया से एकाएक चला जाते हैं तो अगले साल, जिस साल आपकी डेथ होगी उसके अगले साल आपके परिवार को कितना पैसा जाएगा? मैंने बोला अरे यार जब मैं दुनिया में नहीं रहूँगा, मैंने बोला मैं दुनिया में नहीं रहूँगा तो फिर मेरे परिवार को पैसा क्यों जाएगा? उन्होंने बोला उसके अगले साल कितना पैसा जाएगा आपके परिवार को? मैंने बोला अरे जब मैं दुनिया में नहीं रहूँगा तो मेरे परिवार को पैसा क्यों जाएगा? उन्होंने बोला उसके अगले साल कितना पैसा जाएगा आपके परिवार को? मैं भी खींच गया। मैंने बोला अरे भाई क्या मरने के बाद भी कोई पैसा पाता है क्या? उन्होंने बोला हाँ, सेब साफ एक ऐसा बिजनेस है जहां पे मरने के बाद भी लोगों को पैसा मिल रहा है। मैंने बोला कि ये कैसे हो गया? उन्होंने बताया कि हमारे गाजीपुर में एक स्वर्गीय श्री श्यामचंद्र बिंद जी हैं जिनके मरने के बाद आज उनके परिवार को पैसे जाते हैं। जब मैंने बात सुना तो मेरे अंदर एक अजीब सा जैसे बिजली दौड़ती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मरने के बाद भी परिवार को पैसे जाते हैं। विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात उस समय एहसास हुआ। भगवान ने सोचने समझने की क्षमता दिया था और उस पॉइंट पे, उस मोमेंट पे मुझे एक बात एहसास हुआ कि जिस ज्ञान का मैं घमंड करता हूं, बहुत सारे लोग इस दुनिया में होते हैं जो थोड़ा सा स्कूल में, कॉलेज में बढ़िया कुछ कर जाते हैं, थोड़ा सा डिग्री ले लेते हैं, एजुकेशन ले लेते हैं, तो उनके अंदर एक घमंड हो जाता है, ज्ञान का घमंड हो जाता है। मेरे अंदर ये बात पहली बार महसूस हुआ कि अगर जिस बात को लेकर, जिस ज्ञान को लेकर के, मैं जिस कॉन्फिडेंस को लेकर मैं आज घमंड कर रहा हूं, मैं जिस दिन दुनिया में नहीं रहूंगा वो परिवार के लिए, वो मेरी डिग्री मिट्टी हो जाएगी। अगर कोई, मैं दुनिया से चला जाऊंगा और कोई मेरे परिवार को मेरी डिग्री दे दे, बोले किस काम की है, तो लोग बोलेंगे किसी काम की नहीं है। मैं उस चीज़ पे घमंड कर रहा था। मुझे पहली बार यह एहसास हुआ, जो मैं डिग्री हासिल किया हूं बहुत मेहनत से, मैं जब दुनिया से जाने लगूंगा, बुजुर्ग हो जाऊंगा, जब मन करेगा कि अब दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है, अपने बच्चों को कुछ दे के जाऊं, तो मैं अपने बच्चों को अपनी डिग्री नहीं दे सकता कि ले बेटा बड़ा मेहनत से मैंने हासिल किया है, अब तू भी इसको पकड़, अब इसके बाद तू कमा।
ये मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जिसको मैं अपना समझता हूं, जिस डिग्री को, वो मेरी है कहाँ। अगर अपनी होती तो दे देता कि नहीं दे देता। अपनी होती, लगा कि ये तो डिग्री किराए की है यार, जो मैं किसी को दे नहीं सकता। जिसके प्रति बहुत अपनापन था, पहली बार वो चीज मुझे पराई लगी। और ये बात मेरे दिमाग में चल रहा था, तभी सीनियर ने एक दूसरा तीर छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, अगर आप बढ़िया सक्सेसफुल डॉक्टर बनेंगे तो आपका परिवार खुशहाल हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, खुशहाल तो होगा। उन्होंने बोला क्या आपके घर में कार आ जाएगी? मैंने कहा हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया कार आ जाएगी। क्या आपके बच्चे बढ़िया स्कूल पढ़ेंगे? मैंने कहा हाँ, बढ़िया स्कूल पढ़ेंगे। उन्होंने बोला क्या आपका बंगला बनेगा? मैंने कहा हाँ। क्या आप देश विदेश की यात्रा करेंगे? हमने कहा हाँ। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, लेकिन केवल आपका, आपके ज्ञान से, आपकी डिग्री से, आपकी मेहनत से, आपकी योग्यता से केवल आपका भला हो रहा है। क्या ऐसा संभव है? उस डिग्री से, आपके वजह से, आपकी मेहनत से हजारों लोगों का भला हो सकता है। हजारों लोगों के बच्चे क्या अच्छे स्कूल पढ़ सकते हैं? क्या हजारों लोगों के बच्चे कि बेटियों की शादी बढ़िया स्कूल घर में हो सकती है? क्या हजारों लोग बढ़िया परिवार में कार आ सकती है? मैंने कहा अरे यार, मैंने मेहनत किया है तो मेरा परिवार खुशहाल होगा ना। बोला नहीं डॉक्टर साहब, अगर शेफ साहब में आप डायमंड बन जाओ, अगर शेफ साहब में आप डायमंड की डिग्री ले लो, तो आपकी मेहनत से, आपकी योग्यता से, आपके इस हुनर से, आपके ज्ञान से, एक नहीं, केवल आपका नहीं, हजारों लाखों घरों में कारें जा सकती हैं। हजारों लाखों घरों में बेटियों की बढ़िया शादी हो सकती है। हजारों लोगों का बंगला बना सकते हैं आप अपनी योग्यता से। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि यार, मेरी योग्यता जो है, क्या केवल मैं इसके अपना भला करूं? नहीं, मुझे दूसरों के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। मेरी योग्यता इतनी छोटी नहीं है। मैंने मेहनत जरूर किया है, लेकिन मेरा इतना छोटा नहीं है कि मैं केवल अपना काम कर पाऊं, मैं अपना घर बना पाऊं, दूसरों का घर ना बना पाऊं। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने सीनियर से बोला कि सर, मैं बस एक चीज जानना चाहता हूं इस समय, बस इतना बता दीजिए कि जल्दी से जल्दी शेफ साहब में डायमंड कैसे बनते हैं। मुझे डायमंड बनना है। दोस्तों, एक वो दिन था और एक आज का दिन है। एक वो दिन था, एक आज का दिन है। 25,000 लोगों का नेटवर्क बना के आया हूं, 2 डायमंड लेकर के आया हूं आज इस बिजनेस में, और खुद डबल डायमंड बन के आया हूं। मैंने बहुत पैसा कमाया शेफ साहब से, इस बात की खुशी तो है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जो डायमंड हमारे टीम में 2 हुए हैं, उनके भी घर में 50 लाख रुपया जा चुका है। उनकी भी वाइफ मोटरसाइकिल पे धूप में नहीं चलती हैं, कार से चलती हैं। इस बात की ज़्यादा खुशी है। आज 35 से ज़्यादा लोग हमारी टीम में आज ऐसे घर हैं जहाँ पे कारें आ चुकी हैं। इस बात की बहुत तसल्ली है कि डॉक्टर होता तो केवल बीमारी ठीक करता, लेकिन शेफ साहब में डायमंड उन लोगों की जिंदगियां ठीक कर रहा हूं। क्या मुझे जिंदगी ठीक करना चाहिए? लोगों की जिंदगियां ठीक करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये शुरुआत में लोग जो विश्वास किए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो डायमंड हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरुआत में केवल उनको बताया गया था, बहुत सारे लोगों को बताया गया था। मुझे याद है, मेरा एक मित्र था, अभी भी है, वो जॉब में था। मैंने उसको बताया, उसको समझाया था, लेकिन उसने ये बात, एक डायलॉग मार दिया कि मुझे नेटवर्किंग पसंद नहीं है। उसने बोला ये कोई काम है, मुझे नेटवर्किंग नहीं पसंद है, और उसने इस बिजनेस को मना कर दिया। और जब मैं काम करता था, मेरे बारे में हाल चाल लेता रहता था और मेरा मजाक भी उड़ाता था, बहुत मजाक उड़ाया है। एक दिन, अभी 2-4 महीने पहले की बात है, वो हमारे बनारस में मैं रहता हूँ, और वहाँ पर वो आया और बोला कि विजय, आपसे मिलना चाहते हैं। कहीं जा रहे थे तो लेट हो गया, इसलिए आपसे मुलाकात। मैंने कहा चलो इसको मिलते हैं। मैं उसको गया, ट्रेन से आया था और मैं उसको रिसीव करने गया। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैं उसको देख रहा था, लेकिन वो मेरे पूरे शरीर को देख रहा था और बोला विजय, बहुत बदल गए हो। उसने बोला विजय, उसकी नज़र मेरे हाथ में एक मोबाइल थी, आईफोन था, उस पर पड़ गई। दोस्तों, उसने बोला कि विजय, मोबाइल बड़ा अच्छा लग रहा है यार, ये कब ले लिए?
मैंने कुछ नहीं बोला, मैं टाल रहा था। फिर बोला कितने की है। मुझे याद आ गया जब वो मेरा मजाक उड़ाता था। मैंने सोचा कि आज अच्छा मौका है, आज मैं भी इसको बदला लेते हैं। उसने बोला कितने का है। मैंने बोला जितने की तुम मोटरसाइकिल से चलते हो उससे भी ज्यादा रेट की है। मेरी गाड़ी में बैठा, फिर एकाएक उसको ध्यान आया, अरे विजय तुम्हारे पास तो कोई दूसरी गाड़ी थी ना, इंडिगो गाड़ी थी, इतना जल्दी ये बड़ी वाली गाड़ी क्रेटा कैसे ले लिया, कितने की है, इतना जल्दी कैसे हो गया। मैंने बोला इतना जल्दी केवल एक चीज से होता है जो तुम पसंद नहीं करते, और उसका नाम है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग से ही ऐसा हो सकता है, नेटवर्किंग के काम से ऐसा हो सकता है। उसके चेहरे उड़ गए। मैं उसको अपने घर पे ले गया, अपने फ्लैट पे ले गया, और वहां पर जब फ्लैट देखा तो अच्छा लगा। उसको बोला कि विजय कितना किराया देते हो इसका। मैंने सोचा कि अगर अभी तो आधा मर चुका है, अगर पूरा बता देंगे तो शायद बेहोश हो जाए। मैंने बोला पहले नीलम को कि पहले इसको पानी वानी पिलाओ, ठंडा ठंडा पिलाओ, इसको थोड़ा सा दिमाग सही हो जाए तब बात करते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही वो पानी पिया फिर बोला वो, क्योंकि लोगों के अंदर जलन होती है, मुझसे बहुत जलता था। वो सवाल नहीं पूछ रहा था, उसके अंदर की बेचैनी थी। वो बोला, मेरा मित्र बोला कितने का है विजय, कितना किराया देते हो। मैंने बोला देख अभी कुछ दिन पहले मैं ये जो सामने बैठी हैं हमारी वाइफ, यही इसकी मालकिन है, और इन्हीं से पूछ लो मुझसे कितना किराया लेते हैं। वो मुंह में मीठा लिया था, ना अंदर जा रहा था ना बाहर जा रहा था, किसी तरीके से निगल लिया। और जानते हैं उसने किराया नहीं पूछा कितना, रेंट नहीं पूछा कितना लगता है, उसने क्या पूछा, ये बता कि सेफ शॉप में इस समय ज्वाइनिंग कितने की होती है। बात केवल मेरे मित्र की नहीं है दोस्त, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, हमें भी मिले थे और आपको भी मिलते हैं, जो ये डायलॉग मारते हैं कि मुझे नेटवर्किंग नहीं पसंद है। उनको पता नहीं है कि नेटवर्किंग क्या चीज है। अगर नेटवर्किंग को स्वीकार करना छोड़ दें तो जीना हराम हो जाएगा। जिस मोबाइल का यूज करते हैं, क्या वो मोबाइल की कंपनी नेटवर्किंग करती है कि नहीं करती है। घर में जो टीवी चलाते हैं, क्या टीवी का मालिक जो टीवी बेचता है क्या नेटवर्किंग करता है कि नहीं करता है। जो एलपीजी गैस घर में जिसपे खाना बनता है, क्या उसका जो ओनर है वो नेटवर्किंग करता है कि नहीं करता है। घर में जो टीवी लगा है, घर में जो एसी लगा है, घर में जो फ्रिज लगा है, क्या उसका मालिक नेटवर्किंग करता है कि नहीं करता है। क्या जिस मोटरसाइकिल से चलते हैं, हीरो होंडा बजाज बहुत सारी मोटरसाइकिलियां हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, बाइक्स हैं, क्या जो उसका मालिक है वो नेटवर्किंग करता है कि नहीं करता है। नेटवर्किंग को अगर अस्वीकार कर दिया जाए तो क्या कोई जी सकता है क्या। फिर भी ना समझ लोग बोलते हैं कि हमें को नेटवर्किंग नहीं पसंद है। दोस्तों मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने कोई बंदर और मदारी का खेल देखा है। क्या होता है, हम लोग जो छोटे थे तो गांव में आता था मदारी, बंदर लेके आता था, डमरू बजाता था, पूरा बंदर नाचते थे, बंदरियां नाचते थे, सारे लोग नाचते थे, और गेम खत्म होता था, वो चद्दर बिछाता था, लोग उससे पैसा फेंकते थे, कुछ जो भी चीज समझ में आता था दे देते थे। उसके बाद लोग बोलते थे गेम खत्म हो गया अब चला जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूं आज यहां पे कि गेम खत्म नहीं हुआ, उसी समय तो गेम शुरू होता है। ये सबको नहीं समझ में आता। जब सब लोग पैसा फेंक के चले जाते हैं, उसके बाद उस पैसे को बटोरा जाता है। ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्त, कि उस पैसे को बटोरता कौन है, बंदर की मदारी। बटोरता कौन है, मैं इधर वालों से पूछना चाहता हूं, उसको बटोरता कौन है और नाचा कौन था। पीछे ऊपर वाले बताओ भाई, कौन उसको बटोरता है और नाचा कौन था। और बंदर को क्या मिलता है, मिलता है बंदर को इतना ही मिलता है, बंदर को इतना ही मिलता है कि इसका पेट चलता रहे और ये नाचता रहे, क्योंकि ये नाचता रहेगा तो मदारी पैसा बटोरता रहेगा। बात ये समझ में आए ना आए ताली बजाई, लेकिन आपको समझना है बात को, बात समझने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके घर के लोग, आपके रिश्तेदारी के लोग, आपके फ्रेंड सर्किल के लोग कहीं बंदर बन के कहीं डांस तो नहीं कर रहे हैं,
कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी मेहनत से पूरी कंपनी चल रही हो। हाँ, चलती है। जितनी भी मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं सब मदारी का काम करती हैं, डमरू नहीं बजाती, लेकिन काम वही है। पूरी कंपनी चल रही है कर्मचारियों के दम पे। पूरा गरीब आदमी मेहनत करके 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा कंपनी चला रहा है, लेकिन पूरा पैसा बटोरता कौन है? कंपनी का मालिक। कौन बटोरता है? कंपनी का मालिक। देश विदेश किसके बच्चे घूमने जाते हैं? कंपनी के मालिक के। गरीब आदमी के देश बच्चों से कोई लेना देना नहीं। देश विदेश के हवाई जहाज से कौन घूमने जाता है? कंपनी के मालिक के बच्चे जाते हैं। बढ़िया घर में किसके बेटियों की शादी होती है? कंपनी के मालिक की होती है। गरीब आदमी तो ऐसे तैसे जुगाड़ करके शादी करता है, जिसकी वजह से कंपनियां चल रही हैं। लेकिन उनको मिलता कितना है? इतना ही मिलता है जिसको बोलते हैं सैलरी। इतना ही मिलता है जिसको बोलते हैं तनख्वाह। मतलब तन की ख्वाहिश पूरी करता रहा। तन की ख्वाहिश मतलब पेट भर ले और कपड़ा पहन ले। तनख्वाह मिलता है। तन चलता रहेगा, ये आके यहाँ पे फैक्ट्री में काम करता रहेगा, बाकी पैसा पूरा कौन बटोर के लेके जाता है? सवाल मेरा आपसे है कि आप दुनिया की बात छोड़ दीजिए, आप बताइए कैसी जिंदगी जीना चाहते हो? बंदर वाली कि मदारी वाली? तो मेरी एक बात याद रखना, अगर बनना नहीं चाहते हो इस दुनिया में बंदर, अगर बनना नहीं चाहते हो इस दुनिया में बंदर और अपने हाथों से लिखना चाहते हो अपना मुकद्दर, तो मेरी बात घुसा लेना अपने दिल के अंदर। जो नेटवर्किंग को पसंद करता है वही बनेगा अब सिकंदर। सिकंदर बनना है? बनना है? किसको किसको बनना है? एक पुरानी कहावत है, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी सुना है, कि जब ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी। थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूं, जब ऊपर वाला होता है मेहरबान तभी किसी को मिलता है नेटवर्किंग का प्लान। नेटवर्किंग का प्लान केवल उसको मिलता है जिसके लिए भगवान कुछ अच्छा करना चाहता है। मेरे भाई, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। और जिसको जिसको मिला है नेटवर्किंग का प्लान, ये समझ लेना ये कंपनी और सीनियर नहीं, ऊपर वाला आपके ऊपर मेहरबान है और आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। आज मैं अपने बारे में बताऊं, मुझे भी नेटवर्किंग पसंद है और इसका नतीजा क्या है, छोटी सी बात बताऊंगा कि मैं जब कॉलेज में था तो पैदल गया था। वहां पे मैंने अपने दम से मोटरसाइकिल भी लिया, लैपटॉप भी लिया। बात बहुत छोटी सी है दोस्त, लैपटॉप और बाइक आज के ज़माने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसके पास नहीं होता उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। सही कि गलत? मेरे लिए बड़ी बात थी और मैंने अपने दम पे लिया मोटरसाइकिल। उस कॉलेज में बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल से चलते थे, मैं भी चलता था, लेकिन मेरे अंदर ज़्यादा खुशी थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाकी के लोग अपने बाप के पैसे से चलते थे और मैं सिर्फ साहब के पैसे से चलता था, अपने पैसे से चलता था। और बड़ी खुशी है बताते हुए, जिस कॉलेज में पैदल घुसा था उस कॉलेज से जब निकला था तो मेरे पास टॉप मॉडल टाटा इंडिगो की गाड़ी आ गई थी, CSBX। स्टूडेंट नंबर 1। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये कैसे संभव हुआ। नेटवर्किंग को पसंद करने वाला ही स्टूडेंट नंबर 1 बन पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा नंबर 1 नेटवर्किंग क्या कर सकता है। जब मैं इस कॉलेज में था तो हर महीना जब खत्म होता था तो मेरे साथ में जो भी लड़के थे, पूरे कॉलेज के लड़कों का यही हाल था कि अपने घर पे फोन करते थे, बोलते थे पापा पैसा खत्म हो गया है, मेरे अकाउंट में भेज दीजिए। और मैं भी हर महीने फोन करता था अपने पापा को, हाँ बोलता था पापा आपका पैसा खत्म हो गया होगा, मैंने आपके अकाउंट में डाल दिया है, निकाल लीजिए। नेटवर्किंग को पसंद करने वाला क्या क्या कर सकता है मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरी वाइफ है, मेरी शादी हुई थी 13 दिन के लिए मैं गया था बाहर। हनीमून शब्द होता है जो गरीबों को केवल सुनते हैं, गरीब लोगों की भाषा में, कि बस इसका नाम सुनते आए हैं, क्या भला है चीज़ नहीं मालूम, हम तो बस हनीमून का नाम सुनते आए हैं। लेकिन ये बिजनेस की बदौलत मैं अपनी वाइफ, मेरी आई शुरुआत में उसी समय हवाई जहाज़ में उड़ा दिया उनको अपने साथ में, अच्छा लगा। लेकिन बहुत सारे लोग फील्ड में ऐसे मिलते हैं दोस्त जो अपनी वाइफ को साइकिल और मोटरसाइकिल में धूप में टहला रहे हैं और बोलते हैं नेटवर्किंग नहीं पसंद है।
क्या उनकी मति मारी गई है। और मैं अपनी वाइफ को हवाई जहाज से उड़ा रहा हूँ। 13 दिन के लिए हनीमून ट्रिप पे गया था, आज फ्लाइट भी है, फ्लैट भी है। पति नंबर 1। मैं सबसे पहले इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और वाइफ को एक बहुत अच्छा दोस्त होना चाहिए। इन्होंने बीपीएड किया हुआ है और गवर्नमेंट ये सर्विस करती थी एज ए टीचर, लेकिन मेरा साथ देने के लिए इन्होंने इस बिज़नेस के लिए इनका भी योगदान कम नहीं है और इन्होंने वो जॉब को छोड़ दिया मेरा साथ देने के लिए। और मुझे बहुत फक्र है बताते हुए दोस्त, जब से मेरे घर में आई हैं आज तक मैंने अपना कहीं भी जाना है बिजनेस के लिए, आज तक कभी अपना बैग नहीं पैक किया है। और ये मेरे ख्याल से हर वाइफ को ऐसा करना, इतना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब कामयाब आपकी वाइफ हो, आप होंगे तो आपकी वाइफ भी साथ में खुशियों में शरीक होगी। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इन्होंने मेरा एक नई नवेली आई थी तो हमारे एक्टिव अपलाइन थे, उन्होंने बोला कि आपको होस्टिंग करना है, मेमोसी बनना है एक प्रोग्राम में। मैंने इनसे बोला, कभी ज़िंदगी में स्टेज पे नहीं गई थी लेकिन साथ दिया मेरा, मना नहीं किया। हमारे आदरणीय सर का आदेश आया कि ताल कटोरा स्टेडियम में वहाँ पे इंटरव्यू होगा। छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत दिक्कत थी, बहुत समस्या थी। नॉर्मली लोग मना कर देते हैं, लेकिन इन्होंने मना नहीं किया, मेरा साथ दिया। हर कदम पे, हर प्रमोशन जब से आई हैं, हर प्रमोशन मेरे साथ खड़ी हैं और आज इस प्रमोशन में भी मेरे साथ खड़े हैं। और मैं तो यही बोलूँगा कि अगर सबकी वाइफ थोड़ा बहुत अगर इनकी नकल कर लेंगी तो डायमंड, डबल डायमंड, विनस मरकरी सब बन जाएगा। मैं चाहूँगा कि ये बताएं, क्योंकि ये नेटवर्किंग को पसंद करने वाले से शादी हो गई, और ये बताएं कि क्या ये खुश हैं कि नहीं हैं, क्या है इनके दिल में, आज बात कर लें सबके सामने, हो जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों ने जो सम्मान मेरे परिवार, मेरे पति और मुझे दिया है उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। भगवान से मैं हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के ज़िंदगी में ये दिन जल्दी से जल्दी आए। मैं एक औरत हूँ और एक औरत को क्या चाहिए, उसको यही चाहिए ना कि उसका खुद का अपना एक खूबसूरत सा घर हो। और मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरे पास घर भी है और गाड़ी भी है, जिसके लिए मैं सेफ साहब को और सेफ साहब की प्यारी टीम को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। हमारी वाइफ के लिए जोरदार तालियां हो। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई होगी, अपनी वाइफ को अभी शायद फ्लाइट में न उड़ाए हों, लेकिन कोई देर नहीं हुआ है, सेफ साहब में आ जाइए। उम्र कोई भी होगा, जिस दिन अपनी वाइफ को फ्लाइट में बैठा के उड़ा के घुमा दोगे ना, वो भी सोचेगी कि हाँ, जिससे शादी किया हूँ कुछ दम है उसमें, मर्द है। केवल बुराई करने से काम नहीं होगा। केवल बुराई करने से क्या होगा, काम होगा क्या? केवल बुराई करने से काम नहीं होगा, काम करने से काम होगा। मेरी बिटिया जिस स्कूल में पढ़ने जाती है, जब भी मैं खाली होता हूँ उसको छोड़ने जाता हूँ। बहुत खुशी है बताते हुए ये कि जिस स्कूल में उतरती है तो अपने स्कूल में उतरती है तो 16 लाख की टॉप मॉडल गाड़ी से उतरती है। बाप नंबर 1। मेरे 2 बच्चे हैं और 2 गाड़ी। अभी उनसे पूछ लेना, कार की स्पेलिंग नहीं बता पाएंगे, लेकिन उनके जानने से पहले, समझने से पहले मैं कार खड़ा कर दिया हूँ घर में 2। ये है नेटवर्किंग को पसंद करने का नतीजा। एक दिन मुझे एक फेलियर मिले, उन्होंने बोला कि बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हो आप लोग नेटवर्किंग के बारे में। मैंने कई बार नेटवर्किंग कंपनियां किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला मेरा तो हो रहा है। उन्होंने बोला किस्मत से हो रहा होगा, किसी किसी का हो जाता है। मैंने बोला देखिए, किस्मत और कीमत 2 शब्द होता है। अपने हाथ से लिखना कभी व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे, किस्मत लिखना, उसके बीच में जो आधा स है ना, वो स नहीं है, आधा स नहीं है, वो वही शत्रु है। उसको जिस दिन मिटा दोगे और कीमत पे आ जाओगे। दुनिया में जो भी आदमी कामयाब हुआ है किस्मत से नहीं हुआ है, कीमत चुकाने से कामयाब हुआ। असली सत्य यही है। और आप भी कामयाब होंगे तो किस्मत से नहीं होंगे। क्या चुकाना पड़ेगा? क्या चुकाना पड़ेगा? कीमत चुकाना पड़ेगा। एक पुराना मंदिर था, वहां पर लोग, बहुत फेमस मंदिर था, वहां पर लोग
हजारों लाखों साल से आते थे, वहां पर मन्नत मानते थे, वहां पर माथा टेकते थे। एक दिन रात था और वहां पे आंधी पानी आ रहा था, वहां पे मंदिर में कोई था नहीं। तो वहां पर जो मूर्ति का पत्थर था और जो सीढ़ी का पत्थर था, दोनों आपस में बातचीत शुरू कर दिए। सीढ़ी का पत्थर बोला, यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। उसने बोला, मूर्ति वाले ने, क्या 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 हो गया? बोला, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, आज हजारों साल से मैं सोच रहा हूं लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। बोला, क्या हो गया भाई? उसने बोला कि जिस चट्टान से तुम्हें काटा गया था, उसी चट्टान से मुझे भी काटा गया था। जिस गाड़ी से तुम्हें लाया गया था, उसी गाड़ी से मुझे भी लाया गया था। जिस मिस्त्री ने तुमको काटा था, उसी मिस्त्री ने मुझको भी काटा था। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि लोग आते हैं, मुझे पैरों से कुचल के जाते हैं, मेरे ऊपर पैर रख के जाते हैं, लेकिन तेरे ऊपर सर लगाते हैं, तेरी पूजा करते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। मूर्ति वाला पत्थर मुस्कुराया, बोला कि दोस्त, ये बात तो सही है कि जिस चट्टान से तुम्हें लाया गया था, उसी चट्टान से मुझे भी लाया गया था। ये बात तो सही है कि जिस मिस्त्री ने तुम्हें काटा था, उसी ने मुझे भी काटा था। लेकिन एक अंतर है, तुम्हें तो सीधा सीधा काट के लगा दिया गया, लेकिन जब मुझे लगाना था ना, तो मिस्त्री ने हथौड़ा और छेनी से मेरे शरीर के हर एक, ऊपर सर पे, आंख में, नाक में, कान में, चेस्ट, हर पूरे शरीर में हर जगह उसने चोट किया था। मेरे शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जहां पर मुझको दर्द न हुआ हो। और जितना मैंने चोट खाया है ना, जितना मैंने दर्द सहा है, अगर उतना चोट तुमको भी मिला होता, अगर उतना दर्द तुमको भी मिला होता, तो आज तू मेरे बगल में खड़ा होता और तुझे लोग पैरों से नहीं कुचलते, तुझे भी दुनिया नमन करती, तेरी भी पूजा होती। दोस्तों, सेफ साहब बिजनेस में लोग आते हैं, थोड़ा सा उनको जब भगवान ऊपर वाला हथौड़ा मारता है तो कहते हैं कि काम खराब है, बोलते हैं कंपनी खराब है, और दूसरी कंपनी में भी चले जाते हैं कई लोग। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि ऊपर वाला उनके ऊपर हथौड़ा मारना शुरू करता है। क्योंकि पूजा किसकी होगी? जो हथौड़ा को सह लेगा। किसकी पूजा होगी? और कई लोगों को जब सेफ साहब बिजनेस में आते हैं और हथौड़ा शुरू होता है ना, तो भाग जाते हैं, बंद हो जाते हैं, दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। और दूसरी कंपनी में जाके सोचते हैं हाँ सक्सेस हो जाएंगे। यार कंपनी बदल लिए, क्या भगवान बदल पाओगे क्या? भगवान की तो आदत वही रहेगी। कौन सी आदत? हथौड़ा मारेंगे। सम्मान से पहले, तरक्की से पहले आपकी जिंदगी में बहुत सारे हथौड़े पड़ेंगे। सेफ साहब बिजनेस में आप आओगे, ये बात मेरी याद रखना, सेफ साहब बिजनेस में आप आओगे, जिसको सोचोगे ये तो मेरा बहुत सगा है, ये तो मेरा बड़ा संबंधी है, बहुत जल्दी मैं एक बात बोल दूंगा, मैं ज्वाइन कर जाएगा, वो ज्वाइन नहीं करेगा। मतलब भगवान ने पहला हथौड़ा मारा है। जिसको सोचोगे ये काम करेगा, बहुत बढ़िया काम करेगा, जिसको सोचोगे ये बहुत बढ़िया काम करेगा, वो आदमी काम नहीं करेगा। भगवान ने दूसरा हथौड़ा मारा। ऐसा होता रहेगा। जिस डाउन लाइन को बहुत परवरिश करके, बहुत तकलीफ सह करके, बहुत त्याग करके बहुत कामयाब करोगे, हो सकता है वहीं डाउन लाइन आपकी बुराई शुरू कर दे, हो सकता है वहीं डाउन लाइन आपका साथ छोड़ के चली जाए। भगवान ऐसा भी हथौड़ा मारेगा। हो सकता है कि जिस अपलाइन को आप अपने माँ बाप से ज्यादा मानते हो सकता है जिस अपलाइन को आप भगवान से ज्यादा इज्जत देते हो, वो अपलाइन आपकी तरक्की देखकर आपसे जलने लगे, आपके रास्ते का रोड़ा बन जाए। भगवान ऐसा भी हथौड़ा मार सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, भगवान से बोल देना कि भगवान तुझे जितना हथौड़ा मारना है मार लो, जितना मारना है मार लो, मारते मारते थक जाओ, लेकिन डायमंड जरूर बनूंगा, डायमंड जरूर बनूंगा। क्या लगता है मुझे हथौड़ा नहीं मिला होगा क्या? मुझे भी हथौड़ा मिला है। बहुत दर्द है, अभी भी दर्द बाकी है, थोड़ा सा दर्द कर रहा है। और जो जो हथौड़ा सहेगा उसकी तरक्की होगी। क्या आप सब लोग भगवान जब हथौड़ा मारेंगे तो मैदान में टिके रहोगे कि भाग जाओगे? कंपनी बदल दोगे क्या? क्योंकि हर जगह भगवान हथौड़ा मारेगा। मैं यहां पर आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो डायमंड बनना चाहते हैं?
डायमंड बनना चाहते हैं तो दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए आप लोग, और दोनों हाथ ऊपर करके मैं एक बात बताना चाहता हूं, आने वाली आपकी पीढ़ियां सुधर जाएंगी। केवल 2 काम करना पड़ेगा। क्या? केवल 2 काम। पहला काम, अगर आपने सेब साफ शुरू नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए, और दूसरा काम, अगर सेब साफ शुरू कर दिया है तो कभी पूरी जिंदगी में बंद मत करना। केवल 2 काम करना है। बस एक छोटा सा वादा करके जाऊंगा, 2020 से पहले वीनस बनकर दिखाऊंगा, और अगली बार क्रेटा से नहीं दोस्तों, 60 लाख की रेंज रोवर डिस्कवरी से आऊंगा। मेरी कहानी में अगर एक नाम न आए तो साथ मेरी कहानी की शुरुआत ही नहीं होती, मेरी कहानी बनती ही नहीं। और वो नाम है मेरे सगे बड़े भाई मिस्टर श्यामधन मौर्य जी का। मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। और मैं उनके सम्मान में सोचा था, सम्मान में आपके ऊपर एक कविता लिख दूं। सोचा था सम्मान में आपके ऊपर एक कविता लिख दूं, पर आप कोई सीमित नहीं जिसे शब्दों में बांध दूं। आप बहुत अच्छे हैं, बस इतना ही कैसे कह दूं। मेरे बस की बात नहीं कि मैं आपको परिभाषित कर दूं। दोस्तों, आज मैं जो कुछ भी हूं सब कुछ उन्हीं की वजह से हूं। मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए। और एट लास्ट आई वुड लाइक टू thanks, many thanks, heartily thanks to founder members of All India, and very special thanks to हर्ष बिल्ला सर एंड दीपक बिल्ला सर। मैं चाहूँगा कि उन लोगों की बदौलत, जिनकी बदौलत आज बहुत सारे लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, उनके लिए एक बार जोरदार और डायरेक्ट दिल से ताली होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सेब साहब, जय ऑल इंडिया। थैंक यू वेरी मच।